हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। जी हाँ, ईवीएस में क्या होता है कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं एनवायरनमेंट से संबंधित, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। और बात करें अगर हम यूपी टीईटी की, तो यूपी टीईटी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यूनिट जो 5 है प्राइमरी लेवल की जो है, जो पेपर फर्स्ट होता है, यूनिट 5 जो है वो ईवीएस से संबंधित ही है। और यूपी टीईटी में मैं बता दूं कि ईवीएस के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि टोटल यूपी टीईटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 आते हैं और 150 मिनट में आपको करने होते हैं, यानी कि 2.5 घंटे में। इसमें हर सही आंसर के लिए आपको +1 मिलता है और नो नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे कोई नहीं होती है। तो इसको याद रखिएगा कि यूपी टीईटी का जो प्राइमरी स्तर का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 1st to 5th को पढ़ाने के लिए जो यूपी टीईटी होती है, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। और जो बच्चे साइंस ग्रुप से होते हैं वो तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब बायो ग्रुप के, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ से या आर्ट से, उनको ये थोड़ा टफ पड़ता है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि ये सबके लिए एक सरल सब्जेक्ट बन जाए, और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं मैं उन्हीं को लेकर आई हूँ, और उनसे संबंधित जुड़े हुए दूसरे क्वेश्चन को घुमाकर एग्जाम में कैसे दिया जाता है। तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, वो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। और जो रेगुलर वीडियो देखते हैं मेरी, उन्हें तो पता ही है कि मैं किस तरह का पढ़ाती हूँ, लेकिन आप यहाँ पर इस वीडियो को भी पूरा देखिए कि ईवीएस का किस तरह का पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छा होने वाला है ये जो सीरीज़ है दोस्तों। और इसमें याद रखिएगा, क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को जो है पूरा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, उसकी पूरी डिटेल, जिससे उससे संबंधित जो और क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो वो भी आपसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर आता है और बच्चे भूल भी जाते हैं, क्योंकि इससे संबंधित अभी दूसरा क्वेश्चन भी है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। तो वो भी आप देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों पूरे धैर्य के साथ। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पारिस्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? वो है अर्नेस्ट हैकल। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों। इसके बारे में देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जितनी डिटेल मुझे देनी होगी मैं कोशिश करूंगी कि क्वेश्चन की डिटेल देने की, पूरी आंसर की। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था, 1869 में किया था, यानी कि 1869 में। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवों और जो भौतिक वातावरण होता है, जैसे वायु है, जल है, के मध्य में उनका जो अंतर संबंध होता है आपस में, उसका अध्ययन इसमें हम करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसी से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन देखिए आ गया, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यहाँ पे तंत्र जुड़ गया, यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। ठीक है, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा वो इकोलॉजी की बात है जिसे हम अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले यूज़ किया था। इनका उत्तर है एजी टॉन्सले, याद रखिएगा। ठीक है, इनका उत्तर है एजी टॉन्सले। तंत्र से याद कर लीजिएगा, तंत्र में त लगभग ऐसा लग रहा है ना, तो आप ऐसे याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। कब किया था? 1935 में, 1935 में। पारितंत्र कह लो चाहे इसे, चाहे पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव, जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव, भौतिक कारक जो मैंने आपको बताए, हवा, वायु, ये सब जो पानी वगैरह में परस्पर जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए किस तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं, इसका अध्ययन करते हैं। मतलब कोई एक भी, मतलब जो कनेक्शन है एक दूसरे का एक दूसरे से, उस कनेक्शन को हम तोड़ नहीं सकते। ऐसे करके जो कनेक्शन होता है, तो अगर हमने तोड़ दिया तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि घास को कौन खाता है? घास को खरगोश खाता है ना? घास को खरगोश खाता है, और खरगोश को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। तो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हम नहीं हैं। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और घास कैसे बनती है? पूरे वायुमंडल में जो हवा वगैरह, पानी वगैरह उसे मिलता है, उससे बनती है। खरगोश भी सांस लेता है, ये भी। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हुए? तो और फिर कैसे जुड़े हुए हैं? ये पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। जुड़ने के बाद जो आपस में सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, जैसे हम लोग सामाजिक लोग हैं, तो हमारे समाज में भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है और अधिनियम बहुत सारे हैं, इससे संबंधित जरूर क्वेश्चन आता है और डेट पूछी जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं अपनी हर वीडियो में लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी कि 1-2 क्वेश्चन इस तरह के जोड़े जाएँ, फिर एक वीडियो ऐसी लाऊँगी जिसमें ये सारे के सारे अधिनियम हो, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, ईयर का कन्फ्यूज़न अक्सर रहता है कि ये क्वेश्चन, अरे इसके ये थे, इस वाले अधिनियम की ये डेट है, इस वाले अधिनियम, अरे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, इस तरह का रहता है ना। तो इसलिए तो इसका उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का 1986। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और भी आएगा इससे संबंधित, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 253 याद रखिएगा, अनुच्छेद भी आ सकता है ये, उसमें आ सकता है जो आपका संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें, पॉलिटी से संबंधित। तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन पारित करता है? भारत की संसद के द्वारा होता है। 1986 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम को लागू कब किया गया था? लागू करने की डेट भी याद कर लीजिए, 19 नवंबर 1986। ईयर एक ही है लेकिन ये 19 नवंबर 1986 हो गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र जो भी सम्मेलन होते हैं उनमें जो निर्णय लिए जाते हैं या जो नियम, ऐसे 1-2 जितने भी नियम बने, उन नियमों को मानव जाति पर लागू करना, कि ये भाई ये नियम बने हैं जब सम्मेलन हुए तो इन नियमों को हम लोगों को ऐसे लागू करना है। तो इसलिए ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को कॉमन लग रहा होगा, बहुत से लोगों का गलत भी हो जाता है क्योंकि हम इसकी डिटेल नहीं पढ़ते हैं या कभी कभी कंफ्यूज आते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। बहुत से कह रहे होंगे बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से लोगों का गलत भी होता है ये। विश्व पर्यावरण दिवस किसकी सुरक्षा के लिए? पर्यावरण दिया है तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसका संरक्षण करना है, हमें उसे बचा के रखना है। पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, इसे मनाने की घोषणा किसने की थी? यूएन ने की थी, संयुक्त राष्ट्र ने की थी। किस लिए की? वैश्विक स्तर पर हम क्या करें, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जागृति लाएं पर्यावरण को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए। कब की गई थी? 1972 में। 5 जून से 16 जून के बीच में एक महासभा हुई थी, उसमें वो जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में ये चर्चा हुई और फिर क्या हुआ? 5 जून 1973 को सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसको याद रखिएगा, कभी कभी पर्यावरण दिवस की डेट दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं किस सन में पहली बार मना, तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। आ गया देखिए अधिनियम वाला एक दूसरा क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? भारत की बात हो रही है तो ये 2002 में पारित हुआ। इसके विषय में देखिए पूरी डिटेल में यहाँ पे जानकारी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। जैव विविधता पर सम्मेलन सभी स्तरों पर जैव विविधता को शामिल करता है, हर स्तर पर जो भी सम्मेलन होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, जैव विविधता में सब कुछ आ जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियां, आनुवंशिक संसाधन, जैव प्रौद्योगिकी, ये सब भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और जो जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल है वो भी इस अधिनियम में यानी कि इसमें शामिल है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, ये सारे मैं आपको पढ़ाऊंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी दोस्तों। अपनी जितनी भी अगली वीडियो आएंगी ये EVS से संबंधित। ठीक है, इसका सचिवालय कहाँ पे है? सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, क्वेश्चन में क्वेश्चन लगे होते हैं तो इसलिए मॉन्ट्रियल कनाडा, इसको याद रखिएगा। जैव विविधता पर जो सम्मेलन होते हैं उनका सचिवालय। जैव विविधता पर सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए भारत ने अपना अधिनियम जो बनाया वो 11 दिसंबर 2002 को अधिनियमित किया, 11 दिसंबर 2002 को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने? यानी कि आपको ईयर और नेम भी बताना है। तो ये है वॉल्टर जी रोजन, 1985 में। इसको 86 भी कभी कभी दे देते हैं, मैंने देखा है 1986 भी दिया होता है, तो 85 ना दिया तो आप 86 कर लेना। इसको देखिए लिखा है कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग ये बता ही दिया, वॉल्टर जी रोजन ने 1985 में किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक विल्सन ने 1986 में जैविक विविधता पर, ये जैव नहीं है जैविक है, ठीक है, ये जैव है, याद रखिएगा। तो जैविक विविधता पर उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन वो जैविक विविधता पे था। उन्होंने ही कहा था कि जैविक विविधता को हम जैव विविधता कहें, जैविक विविधता को क्या कहें? जैव विविधता कहें, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहें। ठीक है, तभी से ये शब्द जो है, इसकी संकल्पना जो है स्टार्ट हो गई थी और इन सब ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। जो भी हमारे एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो भी
हमारे राजनीतिज्ञ थे, है ना, पॉलिटिशियन जितने भी थे, उन्होंने इसको मान लिया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ, जैविक विविधता की, उसे किया था रेमंड एफ डैशमैन ने 1968 में। दोनों अलग हैं, जैविक विविधता का किसने सबसे पहले प्रयोग किया और जैव विविधता का। इसको आप वीडियो में एक बार फिर से दोबारा देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है? तो भारत में है चेन्नई में। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। तो ये देखिए लिखा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसे NBA कहते हैं, याद रखिएगा इसको। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये दोनों मतलब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, एक है ये मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। ये सांविधिक और संवैधानिक निकाय पॉलिटी में मैंने पढ़ा रखा है, पॉलिटी की मेरी वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं कि किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या है। जिसे केंद्र सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम, यहाँ जैविक विविधता अधिनियम आ गया, जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2003 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, ये राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेड डाटा बुक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन अवश्य आता है, अवश्य आता है। तो कोई प्रजाति पूछ ली जाएगी, या रेड डाटा बुक क्या है, इसमें कितने प्रकार के पन्ने पाए जाते हैं, किस कलर के, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरी रेड डाटा बुक में डिटेलिंग है कि कितने साल बाद रेड डाटा का जो डाटा है वो पब्लिश किया जाता है, ये सब है दिया हुआ। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो ये है विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो गई हैं या जो सही है, उन सब का इसमें आता है। लेकिन इसका आंसर आपको यही देना है, विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधे और पशु की सूची। पौधे और पशु दोनों होंगे प्रजातियों में, याद रखिएगा। रेड डाटा बुक एक सार्वजनिक दस्तावेज है, यानी कि सबको दिखता है अगर इसको अपलोड कर दिया जाता है उनकी साइट पर, जिसमें पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं, पौधों, स्थानीय उप प्रजातियों की लुप्त होने वाली प्रजाति के साथ साथ जो लुप्त हैं उनके जो दुर्लभ प्रजातियां रेयरली प्रेजेंट हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। और रेड डाटा बुक कुछ ऐसी प्रजातियों का डाटा भी प्रदान करती है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनका भी। ठीक है, जो विलुप्त हो गई हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो रेयरली प्रेजेंट है, दुर्लभ है, उन सबका। इस लिस्ट में इसमें 7 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी 7 श्रेणियां? एक तो लुप्त प्राय, दूसरी जो कमज़ोर हैं, दूसरी गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, जिनको जो बहुत मुश्किल से अब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो कम जोखिम में हैं, मतलब हैं बहुत सारी प्रजातियां उनकी हमारे यहाँ, और मूल्यांकन जिनका अभी तक हो नहीं पाया है या जिनके लिए हमारे पास डाटा की कमी है। ये 7 तरह के हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। रेड डाटा बुक पहली बार 1948 में IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, इसको ऐसे करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, द्वारा जारी किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? IUCN के द्वारा। ऊपर मैं बता चुकी हूँ, उसका डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आगे देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि IUCN का मुख्यालय पूछा जा रहा है, वो है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है पूरा, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी शुरुआत जो है वो रूस के वैज्ञानिकों ने की थी, लेकिन बाद में इसे विश्व स्तरीय संगठन को दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रकाशित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1964 में। ठीक है दोस्तों, 1964 में प्रकाशित किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहली बार 1964 में प्रकाशित किया गया था। और IUCN की स्थापना कब हुई थी? वो 1948 में हुई थी। ये भी आपको एक नया क्वेश्चन मिल गया इस IUCN की स्थापना का। इसका उद्देश्य क्या है कि वैज्ञानिक ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद से हम प्रजातियों का संरक्षण कर सकें। जो प्रजातियां लुप्त होने की कगार पे, उन्हें कैसे बचाएं, ये है IUCN का उद्देश्य। अगला है, रेड डाटा बुक में जो संकटापन्न यानी कि संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको किस रंग में दर्शाया जाता है? पिंक कलर में दर्शाया जाता है। ठीक है, गुलाबी कलर में दर्शाया जाता है। मैंने बताया था आपको 3 कलर के इसमें पन्ने होते हैं, वो यहाँ पे देखिए। ये 3 कलर कौन कौन से हैं ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे। ग्रीन पेज होता है, एक पिंक पेज होता है, एक रेड पेज होता है। ग्रीन पेज में वो प्रजातियाँ होती हैं जिन्हें फिलहाल किसी प्रकार का खतरा नहीं है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक है,
पिंक पेज में वो होती हैं जो संकट में हैं, खतरे में हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, दिन प्रतिदिन उनकी कमी होती जा रही है, वो पिंक में रखी जाती हैं। और रेड में वो हैं जो पूर्णतः विलुप्त हो चुकी हैं, पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं या बहुत ही कम मात्रा में हैं। फिर इसके ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल नहीं होती है प्रकाशित इसकी लिस्ट होती है 4 साल में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा की लिस्ट जो है वो कब? हर 4 साल में प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन आ गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन से दशक को, दशक माने 10 साल, जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो 2011 से 2020 के बीच में, क्योंकि 2010 में इसका निर्णय लिया गया कि 2011 से 20 तक इसको जैव विविधता दशक घोषित करेंगे। ये लिखा है 22 दिसंबर 2010 को इस दशक को घोषित किया गया कि मनाया जाएगा। और 2010 में ये सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे? नागोया, जापान में। तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहा गया कि हम आगे दशक मनाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, 10वां सम्मेलन था नागोया, जापान में। क्यों? क्योंकि जैव विविधता के नुकसान को कम करने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कि हम जैव विविधता में नुकसान ना हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी या ख़राब लगी या जैसी भी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। उसके साथ साथ बहुत बड़ा थैंक यू जिन्होंने वीडियो पूरी देखी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है वो डेली लाऊंगी, ये ईबीएस से संबंधित, और इसी तरह के क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके लिए। ज़रूर ही ये इम्पोर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन, और निश्चित ही आपके एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। और मिलती हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक बार फिर से कह रही हूँ, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।